हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में आज हम जून 14 से लेकर जून 20 तक यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और इसमें उसके साथ काफी उसके डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने कुछ दिन पहले अपना वेबसाइट जो रिलीज किया है, तो वहां पे आप मार्च अप्रैल और मई महीने का पूरा महीने का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है उसकी जो एनालिसिस है उसका जो पीडीएफ आप लोग बहुत ही कम प्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और ये जो साप्ताहिक का जो भाग है इसके जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको उसका जो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक साप्ताहिक के जितने भी जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग से लेके उसको भी प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों ने ही जॉइंटली एक नया जो फ्लड वार्निंग सिस्टम उसको लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और डॉक्टर हर्षवर्धन जो यूनियन अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है जॉइंटली लॉन्च किया है आई फ्लोज। तो इसका सही उत्तर है आई फ्लोज। तो यहाँ पे ये वार्निंग सिस्टम क्या करेगी, जो अलग अलग फ्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती रहती है मुंबई में ड्यूरिंग द रेनफॉल, तो या फिर साइक्लोनिक इवेंट्स के बारे में यहाँ पे जो है वार्निंग देगी। तो यहाँ पे फ्लड की जो पॉसिबिलिटी के बारे में 3 दिन पहले ही वार्निंग दे दिया जाएगा। और इसको एक्चुअली डेवलप किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी ने। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्र। एक्सिम बैंक, तो इन्होंने जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो दिया है 215 मिलियन यूएस डॉलर का, ताकि उस देश में ड्रिंकिंग वाटर स्कीम को डेवलप किया जा सके। तो ये कौन से देश को दिया गया है? तो एक्सिम बैंक ने ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट जो दिया है मलावी को, मतलब मलावी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का जो सप्लाई स्कीम है या फिर अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो मलावी आप देख सकते हैं अफ्रीका के जो साउथ एंड सेंट्रल पार्ट में जो आती है, ऊपर यहाँ पे तंजानिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, जम्बिया ये सब कंट्री फैली हुई है, तो यहाँ पे मलावी आती है। तो मलावी का कैपिटल है लिलोंगवे। क्योंकि मैप में कभी कभी जो क्वेश्चन में आपको कभी कभी मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि मलावी में मलावी के ईस्ट में कौन सी कंट्री आती है, मलावी के कैपिटल क्या है। थोड़ा सा एक टाइम में ही अगर आप जान लेंगे तो काफी अच्छा होगा आपको। तो मलावी का कैपिटल है लिलोंगवे। और जो एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया उसके जो चेयरमैन है टीसी वेंकट सुब्रमण्यम। इनमें से किनको बिहार खादी, तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बिहार खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पंकज त्रिपाठी को। तो इनको एक्चुअली अपॉइंटमेंट दिया है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने। तो यहाँ पे ये जो है खादी प्रोडक्ट जो है उसके यूजेस के बारे में प्रोमोट करेगी। और इम्तियाजुर रहमान जो है इनको रिसेंटली सीईओ घोषित किया गया है यूटीआई एसएस मैनेजमेंट कंपनी। तो ये जो है अभी लियो पुरी उनको सक्सीड करेंगे। महासमंदर यानी कि जो ओशन, किसी भी ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है जिसको चैलेंजर डीप के नाम से हम लोग जानते हैं, जो मारियाना ट्रेंच में आती है, तो वहां पे पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो वहां पे पहुंचने वाली पहली महिला जो है उनका नाम है कैथी सुलिवान। तो ये जो है उनकी उम्र 68 ईयर्स है। ये फॉर्मर नासा के एस्ट्रोनॉट और जियोलॉजिस्ट भी रह चुकी है। तो चैलेंजर डीप जो है जो ओशन के डीपेस्ट पॉइंट है जो मारियाना ट्रेंच में आती है, लगभग पैसिफिक ओशन के जो यहाँ पे सी लेवल से लेके यहाँ पे जो नीचे जो आती है यहाँ पे लगभग 11 किलोमीटर का यहाँ पे डेप्थ है। तो यहाँ तक जो है
कैथी सुलिवान यहाँ पे पहुंच चुकी थी। और क्रिस्टीना कोच आप जैसे कि जानते हैं कि इन्होंने जो है ये पहली महिला है जिन्होंने स्पेस में 328 डेज उन्होंने वहां पे स्पेंड किया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक हीट ट्रीटमेंट चैम्बर जिसका नाम है जर्मी क्लीन उसको डेवलप किया है ताकि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म्स है उसको सैनिटाइज किया जा सके? तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। तो ये सैनिटाइजर की तरह जो एक हीट चैम्बर होती है जिसके जरिए यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो यूनिफॉर्म को सैनिटाइज किया जा सके, और इसको एक्चुअली मैन्युफैक्चर किया है सवीर बायोटेक लिमिटेड ने, और यहाँ पे इसको जो है डेवलप किया है डीआरडीओ ने। CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम CSIR जो नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल उसका नाम है आरोग्य पथ। आरोग्य पथ। तो ये जो है इसको लॉन्च किया है राजेश भूषण जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है। तो ये क्या करेगी, रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर हो या जो सप्लाई इन्वॉल्वमेंट मैन्युफैक्चरर्स या सप्लाई और कस्टमर्स से रिलेटेड यहाँ पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगी। तो इसको अग्निपथ मत लिखेगा, इसका सही उत्तर है आरोग्य पथ। कौन से स्टेट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है घर घर निगरानी ऐप? तो घर घर निगरानी ऐप के जरिए जो क्वारंटाइन लोगों को यहाँ पे सर्विलियंस किया जा सके ताकि कोविड-19 पेंडेमिक को रोका जा सके। तो ये ऐप कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है पंजाब ने। तो इसको जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है निगरानी रखा जाएगा कि कोई लोग जो है उन लोग क्या घर से बाहर निकला है कि नहीं उसके बारे में। तो ये ऐप जो डेवलप किया है पंजाब के जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने। और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने एक पोल्ट्री पॉलिसी 2020 जो है उसको एक्चुअली प्रिपेयर किया है ताकि जम्मू एंड कश्मीर में पोल्ट्री की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे देखिए एक ही कैटेगरी के जो अगर क्वेश्चन हम लोग को मिलते हैं न्यूज़पेपर में तो हम लोग उसको एक ही साथ हम लोग उसको रिलेट करके करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वैसे ही अगर हर क्वेश्चन के लिए हर सवाल बनाने जाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये वीडियो जो है आपका 2 घंटा तक पहुंच सकता है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं ताकि एक एक ही कैटेगरी की, ये जैसे कि स्टेट के बारे में कैटेगरी था तो उसको अगर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग को याद रखने में भी आसानी होगी, और अगर आप लोग को हमारे इस के बारे में डिटेल में जानना चाहिए तो जो भी करंट अफेयर्स के बुक्स के बारे में मैंने उस पीडीएफ के बारे में मेंशन किया उसको खरीद सकते हैं। तो डिटेल में जितने भी हम लोग यहाँ पे लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं उसके एनालिसिस जो है डिटेल में आप वहां पे आपको मिल जाएगी। तो टोटल 120 से लेके 130 पेजेस की ये एक बुक है जो आप सिर्फ 49 रुपीज में खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल ये भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के हिसाब से फॉर्म किया गया था? तो ये बेसिकली ये न्यूज में आई थी बिकॉज जीएसटी काउंसिल का 40वां जो मीटिंग रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जीएसटी काउंसिल जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 279A के तहत इसको गठन किया गया था 2016 के 15 सितंबर को। और इस बार जो 40वां जो मीटिंग था इसके जो चेयरमैन थे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पे काफी सारे प्रावधान लिए गए, स्पेशली जो टैक्स को काफी लिबरल अप्रोच लिया गया है। तो यहाँ पे कुछ बोला गया है कि जो भी इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे नो लेट फाइन होगी, यहाँ पे टैक्स पेयर्स जो यहाँ पे टैक्स पे करेंगे, या फिर जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है एग्रीगेट टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से कम होगी यहाँ पे, तो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिड्यूस कर दिया गया है 9% तक। पहले ये जो 18% थी इसको अभी कम करके 9% कर दिया गया है। और सेंटर ने यहाँ पे स्टेट्स को जो कंपेंसेशन जो सेस होती है, सेस यानी कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगती है उससे बचत के लिए दिसंबर 2019 से लेके फरवरी 2020 तक तो काफी यहाँ पे सेस देनी पड़ती है, तो उसके बचत के लिए भी काफी रिलैक्सेशन दिया है। तो यहाँ पे सेंटर ने 36,400
400 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। तो डिटेल में हम लोगों ने अपने जो कंपाइलेशन में डिस्कस किया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 279A। भारत ने कितने देशों के साथ मिलके यूनाइटेड नेशंस का एक इनिशिएटिव जिसका नाम है वेरीफाइड, तो उसको ज्वाइन किया है ताकि कोविड 19 से रिलेटेड जो भी मिसफॉर्चुनेट फाइट है उसमें भाग ले सके। तो टोटल यहां पे नंबर ऑफ कंट्रीज है 12। तो यहां पे ये जो इनिशिएटिव को एक्चुअली लीड किया था यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। ये प्रश्न को उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 12 देशों के साथ भारत ने लॉन्च जो है वेरीफाइड इनिशिएटिव जो किया था, उसको लीड कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? तो ये जिसको लीड किया था यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे 3 बेसिकली थीम जो है मेंशन किया गया था, जो साइंस, सॉलिडरिटी और सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो 12 देश यहाँ पे कौन से जो स्पेशली मेंशन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, लैटविया, लेबानन, मॉरिशस, मेक्सिको, नॉर्वे, सेनेगल और साउथ अफ्रीका। और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। सेंट्रल रेलवेज ने एक रिसेंटली रोबोट जो है उसको लॉन्च किया है ताकि कोई भी जो पैसेंजर आए उनकी स्क्रीनिंग और उनकी सर्विलेंस को मेंटेन किया जा सके। तो ये रोबोट जो है किसी भी पैसेंजर की जो स्क्रीनिंग किया जा सके, जनरली जो लोग करते हैं अभी ये रोबोट करेंगे। तो ये रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन। तो अर्जुन का यहां पे फुल फॉर्म रखा गया है ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। तो इसको जो एक्चुअली डेवलप किया है रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड, जो सेंट्रल रेलवे पुणे डिवीजन के। तो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे ने इसको जो कॉन्टेक्टलेस जो इसी के साथ याद रखेगा कि सेंट्रल रेलवेज ने जो एक कॉन्टेक्टलेस एंट्री जो है मुंबई के जो सीएसटी टर्मिनस यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस में यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसकी नाम है फेब्रियाई। फेब्रियाई। जी किशन रेड्डी उन्होंने रिसेंटली एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसके द्वारा किसी भी वायरस हो या जर्म्स हो उसको जो है स्टेरिलाइजिंग, सैनिटाइजिंग या डिसइंफेक्शन के लिए उसको यूज किया जा सकता है। उस डिवाइस का नाम क्या है? तो इसको एक्चुअली लॉन्च किया है जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर स्टेट है होम अफेयर्स के जी किशन रेड्डी। तो ये जो डिवाइस है उसका नाम है जर्मी बैन। तो ये जो है एज ए प्यूरिफायर एजेंट के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है जो कोविड-19 अफेक्टेड एरिया है। तो इसको इसका नाम है जर्मी बैन और इसको लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। भारत ने जो है अपना पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज उसको लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च एक्चुअली किन्होंने किया था? तो इसको एक्चुअली लॉन्च किया था जो यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो ये भारत का पहला नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड नेशनल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे जो भी गैस यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है उसको ट्रेड किया जाएगा यहाँ पे इंडियन गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये जो है एक एज ए सब्सिडियरी के हिसाब से काम करेगी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। और यहाँ पे एक चीज साथ में ही याद रखिएगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, याद रखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसको एक्चुअली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। तो दो चीज होती है यहाँ पे, एक होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, इसके चेयरमैन जो है उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सीबीआईसी या फिर सीबीआईटी भी बोला जाता है, तो इनके जो चेयरमैन है एम अजीत कुमार। तो दोनों अलग अलग है, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने कितने प्रोजेक्ट जो है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक्चुअली लॉन्च किया है जो यहाँ पे स्टेट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा अंडरटेक किया जाएगा? तो यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट को एक्चुअली लॉन्च किया है मणिपुर में, उसका सही उत्तर है 3। तो एक है यहाँ पे इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई फॉर इंफल ईस्ट, यानी कि इंफल जो मणिपुर की कैपिटल है
दूसरा प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई फॉर इंफल वेस्ट, एक इंफल ईस्ट के लिए एक इंफल वेस्ट के लिए। तीसरा जो है इंफल सीवरेज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो जिसकी हेडक्वार्टर जो शंघाई में ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, तो इन्होंने जो है ₹3000 करोड़ जो है मणिपुर को यहाँ पे जो सैंक्शन किया है इसके लिए, ताकि हर घरों में जो पानी जो है पहुंचाया जा सके। तो इसका सही उत्तर है 3। कौन से राज्य ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल इसको एडॉप्ट किया है ताकि जो इंडस्ट्रियल लैंड की अवेलेबिलिटी को एंश्योर किया जा सके? तो ये मॉडल को जो अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो इसको जो है उत्तर प्रदेश की जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्चुअली अप्रूव किया है। तो यहाँ पे कोई भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उसकी अवेलेबिलिटी को एंश्योर किया जाएगा, और यहाँ पे जो भी नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, जो भी इंडस्ट्रीज नॉन पोल्यूटिंग पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, तो वहां पे उनको मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स में भी जगह मिल सकती है। रिसेंटली जून 2020 में भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसने कितना का आंकड़ा पार किया है अकॉर्डिंग टू आरबीआई के डेटा के हिसाब से? तो एक चीज याद रखिए कि आरबीआई जो है हर हफ्ते जो फॉरेक्स डेटा जो है उसको मेंशन करती है। तो यहां पे पहली बार जो है भारत की जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो है यहाँ पे ये 500 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। तो भारत के पास अभी जो है 501.7 बिलियन यूएस डॉलर की जो फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। तो यहाँ पे बेसिकली 5 जून 2020 को एक्चुअली वहां पे एक हाइक हुई थी लगभग 8.22 बिलियन यूएस डॉलर। तो उससे पहले भी यहाँ पे हुई थी, तो इसके वजह से यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गई है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स भी है, जैसे कि भारत ने अभी जो ऑयल की इंपोर्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे लोग जो है बहुत ही कम जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम हो रही है। तो ये कुछ रीजन की वजह से भारत को जितनी यहाँ पे सेविंग्स होनी चाहिए ये सेविंग ज्यादा हो रही है, इंपोर्ट में भारत बहुत कम पैसा खर्चा कर रही है। तो ये भी कुछ कुछ यहाँ पे रीजंस है। तो फॉरेक्स रिजर्व्स में काफी कंपोनेंट्स भी मेंशन किए जाते हैं फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी एसेट हो, गोल्ड रिजर्व हो, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो, या फिर भारत की जो आईएमएफ में जो रिजर्व पोजीशन है, यानी कि आईएमएफ में भारत की जो टोटल शेयर 2.7% है, उसको मिला के भी ये कंपोनेंट्स डिसाइड किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है 500 बिलियन। कौन से पेमेंट बैंक ने रिसेंटली सुरक्षा सैलरी अकाउंट एमएसएमईज के लिए लॉन्च किया है? तो ये एमएसएमईज के लिए लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। तो इस ये अकाउंट के जरिए है कोई भी यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर हो या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जरिए यहाँ पे कैशलेस पेमेंट हो या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके एम्प्लॉयज के लिए प्रोवाइड किया जा सकते हैं। तो इसी के साथ याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में 5298 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट किया है। सिप्री ईयरबुक 2020, तो इसके हिसाब से एक देश में जितना न्यूक्लियर वॉरहेड होनी चाहिए उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है 6th। सिप्री का जो फुल फॉर्म आप जैसे कि जानते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पे भारत के पास जो है 150 न्यूक्लियर वॉरहेड है। 2019 में भारत के पास लगभग 130 140 थी, ये अभी बढ़ के 150 तक हो चुकी है। और मिलिट्री स्पेंडिंग में भारत की जो खर्चा दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जितना भारत मिलिट्री स्पेंडिंग में खर्ची करते हैं यूएसए और चाइना के बाद। और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में अगर बात करेंगे, यूएसए के पास जो है 5800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, रशिया के पास जो है 6375 है। तो भारत के पास अभी तक सिर्फ 185 है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर मिसेस ममता बनर्जी ने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आईटी प्रोफेशनल्स के जो लिए जो लॉन्च किया है उसका नाम है कर्मभूमि। कर्मभूमि, तो ये एक जॉब पोर्टल है जिसको लॉन्च किया है आईटी प्रोफेशनल्स। जो लोग भी आईटी में जॉब करते थे, कोविड-19 की वजह से जिनकी जॉब चली गई है, उनको वेस्ट बंगाल में ही दूसरा जॉब मिल जाएगा। तो उसके लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया है जिसका नाम है कर्मभूमि। भारत ने जो पशुपतिनाथ टेम्पल है उसके यहाँ पे जो सैनिटेशन फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए जो फाइनेंशियल एड था 2.33 करोड़ तक बढ़ा दिया है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल कौन से देश में लोकेटेड है? तो डेफिनेटली आप इसके बारे में जानते होंगे। तो पशुपतिनाथ टेम्पल ये लोकेटेड है नेपाल में।
तो ये जो है कंस्ट्रक्शन सैनिटेशन फैसिलिटी, जो भी पिलग्रिम्स वहां पे जाते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल में, वहां पे सैनिटेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो फाइनेंशियल एड 2.33 करोड़ तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो है अंडर इन नेपाल भारत मैत्री के अंदर इसको जो है इंक्रीज कर दिया गया है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल का बहुत ही मशहूर टेम्पल है, और ये जो टेम्पल को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिल चुका है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि भारत में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद है पूरे इंडिया में, ये बतानी है आप मुझे। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने रिसेंटली कितने स्टेट ओन स्पोर्ट्स फैसिलिटी को अपग्रेड करने का फैसला किया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर? तो यहां पे देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर 8 अलग अलग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए जो अलग अलग जगहों पे, उसके बारे में मेंशन किया है। तो इसका सही उत्तर है 8। तो ये 8 स्टेडियम जो है भारत के अलग अलग राज्यों में लोकेटेड है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और तेलंगाना में। तो यहाँ पे खेलो इंडिया स्कीम के तहत यहाँ पे इस स्टेडियम्स में जो है एक्सपर्ट कोचेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, सपोर्ट स्टाफ के सहित यहाँ पे जो इक्विपमेंट है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो भी स्टेट्स है, इन स्टेट्स को यहाँ पे जो टैलेंट्स की खोज करनी होगी और यहाँ पे उन फंडिंग के जरिए उनको आगे बढ़ाना होगा इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये एक्चुअली मेंशन किया था जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है यूथ अफेयर्स के जो है किरण रिजिजू ने। भारत ने रिसेंटली ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज ए फाउंडिंग मेंबर के हिसाब से ज्वाइन किया है। तो इसको एक्चुअली सपोर्ट किसने किया है? तो भारत ने रिसेंटली जो है ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट फॉर्म में जिसको जीपे भी बोला जाता है, तो जीपे में यहाँ पे एज ए फाउंडिंग मेंबर के हिसाब से लॉन्च किया है। इसमें 15 और भी देश मौजूद है, बहुत सारे देश मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे जीपे को सपोर्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी ने। तो यहाँ पे जीपे को सपोर्ट किया है ओईसीडी ने, और ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है ये है पेरिस में। और ओईसीडी के 2 सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज भी है, एक तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, दूसरा है फ्रांस में। और फूड और एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशंस के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूरे विश्व में जो टोटल 45 मिलियन लोग, लगभग 4.5 करोड़ लोगों को जो है फूड इनसिक्योरिटी पहुंच सकती है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो काफी लोग हैं उनको फूड इनसिक्योरिटी प्रोवाइड उनको भुगतना पड़ सकता है पूरे विश्व में। रिसेंटली चाइना ने एक अनमैन्ड सबमर्सिबल जो एक व्हीकल है, एक्चुअली एक यहाँ पे एक ये एक मान सकते हैं एक पनडुब्बी जैसी है, ये दुनिया का डीपेस्ट ओशन पॉइंट तक भेजा था। तो उसका नाम क्या है? तो ये जो है एक अनमैन एक सबमर्जिबल यहाँ पे पनडुब्बी जैसी है यहाँ पे, तो इसको जो भेजा था इसका नाम है हाईड्यू 1। तो यहाँ पे इसने जो है डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन, जो पैसिफिक ओशन है, जो चैलेंजर डीप तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां तक पहुंचा था। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन से इसकी जो नीचे तक जो इसका जो टोटल डिस्टेंस है लगभग 10,907 मीटर, लगभग आप मान सकते हैं 11 किलोमीटर जो समुद्र पृष्ठ से नीचे तक पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे इसने जो है हाई डेफिनेशन इमेजेस के साथ काफी जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस भी किया था। तो ये चैलेंजर डीप जो है, आपने मेरियाना ट्रांस के बारे में सुना होगा, तो मेरियाना ट्रांस जो है पैसिफिक ओशन में आती है, तो इसी एरिया में यहाँ पे इसने जो डुबकी लगाई थी। हाईड्यू 1 चाइना। कौन से बैंक ने भारत को दूसरी बार जो है यहाँ पे 750 मिलियन की जो फंड प्रोवाइड करने के बारे में मेंशन किया है अंडर क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी? तो ये बैंक जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये बैंक ने एक्चुअली इसको जो है इसको को फंड भी किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो 2 चीज याद रखेगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों अलग अलग है। और इससे पहले जो है मई के महीने में जो क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी के अंदर भारत को जो 500 मिलियन यूएस डॉलर का भी फंड मिला था, और इसको को फंड किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में।
एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और रिसेंटली नाबार्ड ने एक जो मेड इन इन्वेस्टमेंट किया है 30 करोड़ का, एक मुंबई बेस्ड रूरल फिनटेक जिसका नाम है जय किसान। ये एक स्टार्टअप है, तो जय किसान इसको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया है नाबार्ड ने। बीसीसीआई के पहले ओम्बड्समैन यानी कि पहले जो लोकपाल है, उनके जो कार्यकाल को 1 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया है। तो इनको एज अपॉइंट किया गया था एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डीके जैन। तो ये जो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, इनको बीसीसीआई ने फरवरी 2019 में जो है एथिक ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन के हिसाब से अपॉइंट किया था। तो उनकी बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से उनकी कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का नाम है सौरभ गांगुली और बीसीसीआई के सेक्रेटरी है जय शाह। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हिसाब से वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत में जो 2019 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो यहाँ पे यानी कि हर देशों में जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, उसके हिसाब से भारत में जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग है 9वां। यानी कि सबसे अगर ज्यादा रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो भारत की रैंकिंग 9वां है। तो यहाँ पे 2019 में भारत में टोटल 51 बिलियन यूएस डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट हुई थी। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है यूएसए 246 बिलियन, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे सिंगापुर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 43वीं यानी कि 43rd। तो इसको एक्चुअली प्रिपेयर किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में। तो ये रैंकिंग जो किया है 63 अलग अलग देशों में किया गया था। तो काफी सारे यहाँ पे पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे किसी भी देश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को कितना प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये डिवाइड किया जाता है। तो इसमें पहला रैंकिंग हासिल हुआ था सिंगापुर, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्विट्जरलैंड। तो कभी भी आपको इंटरनेशनल इंडेक्स के बारे में स्टडी करना हो तो यहाँ पे याद रखिएगा कि किसने इसको जो है कंपाइल किया है यानी कि डेवलप किया है। पहले रैंकिंग में कौन सी है, पॉइंट्स के बेसिस पे अगर पूछा है पॉइंट्स भी याद रखिएगा, कौन से मेन पैरामीटर्स है और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट जो स्टडी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। इंडियन रेलवेज के कौन से जोन ने रिसेंटली ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस जो है नागपुर स्टेशन में उसको इंस्टॉल किया है? तो ये जो इंडियन रेलवे का जोन है, इंडियन रेलवे का सेंट्रल जोन, तो यहाँ पे नागपुर स्टेशन में इसको जो है इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे इस मशीन के द्वारा जो एक नई इनोवेटिव जो है नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया है, ताकि लोगों को कोविड-19 के जो यहाँ पे इन्फेक्शन से बढ़ाया जा सके। तो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अभी, तो इसको कम करने के लिए अलग अलग प्रचेष्टा लिया गया है। तो इंडियन रेलवे के चेयरमैन का नाम है विनोद कुमार यादव। कौन सी देश जो है ये चौथा एडिशन जो है एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 दिसंबर में उसको होस्ट करेगी? तो उसको जो 2021 में जो एशियन यूथ पैरा गेम्स जो इसको होस्ट करेगी बहरीन। तो इसको एक्चुअली अनाउंस किया है एशियन पैरालंपिक कमेटी ने, और ये जो है एक्चुअली बहरीन में आयोजित किया जाएगा पार्टनरशिप जो है नेशनल पैरालंपिक कमेटी के साथ। और याद रखिएगा कि ये जो चौथा है, तीसरा जो आयोजित किया गया था दुबई में यूएई, और जो 2018 का ये पैरालंपिक गेम्स नहीं है, ये पैरालंपिक गेम्स अलग होती है। 2018 का जो पैरालंपिक गेम्स हुई थी साउथ कोरिया में हुई थी, 2022 में जो होगी बीजिंग चाइना में, और बहरीन का जो कैपिटल है उसका नाम है मनामा। 2019-20 में जितने भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हुई है 2018-19 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ईपीएफओ के पेरोल डेटा के हिसाब से भारत में ये कितनी प्रतिशत तक बढ़ी थी? तो 2018-19 में जो भारत पे टोटल जो एम्प्लॉयमेंट हुई थी 61.12 लाख। 2019-20 में ये काफी बढ़ी थी, ये बढ़ के जो हो गई थी 78 लाख 58,000। तो टोटल जो इंक्रीज हुई थी, ये इंक्रीज हुई थी 28.6%। तो इसका सही उत्तर है 28.6%। कौन से राज्य ने रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके जरिए जो एम्प्लॉयर्स हो या फिर जो पेंशनर्स हो उनके पेमेंट को रोका जा सकता है?
तो यहाँ पे जो तेलंगाना के स्टेट गवर्नमेंट में, तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना, एक ऑर्डिनेंस जो है जारी किया है, तेलंगाना डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस 2020। तो इसके हिसाब से कोई भी जो लोगों की सैलरी हो या फिर पेंशन हो, किसी भी एम्प्लॉइज के, पेंशनर के, इंस्टीट्यूशन कि उस स्टेट में यानी कि तेलंगाना में अगर हेल्थ इमरजेंसी या फिर डिजास्टर, पब्लिक डिजास्टर हो, तो उस टाइम में उनकी सैलरी को रोका जाएगा। और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट ने उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट रख दिया, यानी कि फार्मर्स वेलफेयर जो है ये शब्द पुराने वाले में ऐड कर दिया गया। भारत ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है भारत। तो इसमें भारत के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए भारत जो है 8वीं बार यूनाइटेड नेशंस के जो नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। तो टोटल 193 देशों में से भारत को 184 देशों का वोट मिला था। तो भारत के अलावा यहाँ पे 4 और कंट्रीज भी यहाँ पे जो है उनको चुना गया था, मैक्सिको, आयरलैंड, कीनिया एंड नॉर्वे। तो यहाँ पे भारत जो है ये 8वीं बार चुना गया, इससे पहले 7 बार चुना गया था, 1950, 1967, 1972, 1977, 1984, 1991 और 2011 में। तो हर बार जो है नॉन परमानेंट मेंबर की जो टोटल कार्यकाल जो होती है 2 साल के लिए होती है, यानी कि भारत को 2021-22 2 साल के लिए यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर बनी रहेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और 2020 के जो अगस्त महीने में भारत जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बनेगी, यानी कि यहाँ पे जितने भी टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। तो इन 15 मेंबर्स में से ऑल्टरनेटिवली हर मेंबर कंट्री को 1 महीने के लिए प्रेसिडेंटशिप जारी किया जाता है। ये अल्फाबेटिकली एक्चुअली होती है। तो अभी जो जून में 2020 में फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी है और अगस्त में इंडिया यानी कि आय के हिसाब से भारत को प्रेसिडेंटशिप मिलेगी। तो यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर्स है ये है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए में। तो भारत का यहाँ पे जो अप्रोच होगा उसका नाम है नॉर्म्स। तो नॉर्म्स का फुल फॉर्म है न्यू ओरिएंटेड फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, और इसमें भारत जो है 5S के ऊपर भी ध्यान देगा। वो 5S क्या क्या होगी? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे डिटेल्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया। कौन सी होम फाइनेंस कंपनी ने रिसेंटली एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है सरल? तो सरल को एक्चुअली लॉन्च किया है आईसीआईसीआई होम फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड ने। तो यहाँ पे स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा अर्बन और रूरल एरियाज में। तो जो भी यहाँ पे बेनिफिशियरीज होगी वहाँ पे ज्यादातर जो है महिला के लिए, लोअर या मिडिल इनकम कस्टमर के लिए, या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगी जिनकी मैक्सिमम हाउस होल्ड इनकम 6 लाख पर एनम होगी। और यहाँ पे याद रखिएगा कि एक यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कर्नाटका बैंक के साथ जो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोविड-19 से रिलेटेड लॉन्च किया है। तो ये था हम लोग का पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स, उसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। काफी सारे अलग अलग क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, उसके डिटेल्स भी डिस्कस किए। तो अगर इन डिटेल्स को आप रिटन फॉर्म में चाहते हैं तो हमारे प्लीज जो पीडीएफ जो है उसको खरीदिएगा। बहुत ही एक कम प्राइस में पूरी सिस्टमेटिक वे में आपको पूरे महीने का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो आज इस हफ्ते के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।